हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर्स। यहाँ पर आने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। चलिए पहले न्यूज़ पर आते हैं। सेंटर आस्क्ड स्टेट्स टू इंश्योर दैट क्वेयर कम्युनिटी गेट्स इक्वल राइट्स इन प्रिजन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी है। पहली चीज़, क्वेयर कम्युनिटी है क्या और यहाँ इक्वल राइट्स की कैसी बात हो रही है। तो क्वेयर कम्युनिटी समझने के लिए आपको ये टर्म समझनी पड़ेगी, LGBTQ+। ठीक है, एल क्या होता है, एल होते हैं लेस्बियन। लेस्बियन मतलब वो बायोलॉजिकल फीमेल्स जिनकी सेक्सुअल अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अदर बायोलॉजिकल फीमेल्स। जनरली क्या होता है, जो बायोलॉजिकल मेल है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स बायोलॉजिकल फीमेल, जो बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स बायोलॉजिकल मेल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, बायोलॉजिकल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो फिर वो हो गई लेस्बियंस। गे जो बायोलॉजिकल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हार्मोनल चेंजेस वगैरह किसी भी वजह से हो सकता है। ऐसे बाइसेक्सुअल जो कि अट्रैक्शन महसूस करते हैं टुवर्ड्स बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, वो बायोलॉजिकल मेल एंड फीमेल जो बोथ जेंडर्स की तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। ट्रांसजेंडर कौन से हो गए, वो लोग जिनका जो सेक्स असाइंड एट बर्थ है उससे अलग महसूस करते हैं अपनी खुद की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल आइडेंटिटी। यानी कि अगर वो बायोलॉजिकल फीमेल एट बर्थ थे लेकिन अभी वो मेल जैसा महसूस कर रही हैं, ये भी हार्मोनल चेंजेस वगैरह किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही मेल जो कि फीमेल की तरह महसूस कर रहे हो, इसमें भी एक छोटा सा सबसेट आता है इंटरसेक्स लोगों का। इंटरसेक्स लोग वो होते हैं जो कि जिनमें कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही, जो एनाटॉमी है वही मैच नहीं कर रही है। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी एनाटॉमी ही चेंज हो गई है, कि जो सेक्स असाइंड एट बर्थ था उससे कुछ अलग अब दिख रहे हैं, है ना। तो वो इंटरसेक्स हो गए, वो ट्रांसजेंडर का ही एक सबसेट है। और इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई सारे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है, क्यू एक मेन सेट है, ये इसका एक मास्टर सेट मान लीजिए जिसमें कि ये सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। ठीक है, इन सबको हम जेंडर क्वीर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कम्युनिटीज़ एक में आ गई, इसलिए LGBTQ की जगह हेडलाइन क्या लिखी थी कि क्यूयर कम्युनिटी गेट्स इक्वल राइट्स इन प्रिजन। ठीक है, और ऐसा किसने बोला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्ट करा है स्टेट्स और यूटी को। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है, दे रेफरेंस मॉडल प्रिजन मैनुअल एस्टेब्लिशिंग फेयर ट्रीटमेंट एंड रेगुलर कम्युनिकेशन विद फैमिली मेंबर्स और लीगल एडवाइजर। अब ये सारी चीज़ें बोली क्यों गई है, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस है नहीं कि एग्जैक्टली ये कम्युनिटी है क्या, और मतलब ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं, और इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इनको अलग रखा जाए। एक और चीज़, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले से भी होता है, हम मेल्स एंड फीमेल्स को प्रिजन में अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए चैलेंजेस यहाँ पे हमने कुछ नोट करे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं जो कि इंडिविजुअल्स फेस करते हैं। पहले बात तो लीगल डिस्क्रिमिनेशन है, क्या कि किस तरीके से ट्रीट करना है, यानी मेल की तरह ट्रीट करना है या फीमेल की तरह ट्रीट करना है, और दोनों जेंडर्स के लिए जो लीगैलिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। तो कुछ क्या कहते हैं, लीगल डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर सोशल स्टिग्मा और बायस है ना, कि हॉस्टिलिटी है, जजमेंट, लोग जज करते हैं, और फिर रिलक्टेंस फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर की, जैसे हो सकता है कि लॉयर्स डिफेंड करने से मना करते हैं, फिर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी है, बैरियर्स टू हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। जब इतने सारे बैरियर हैं, ऑब्वियसली लोग जॉब में प्रेफरेंस नहीं देंगे या बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें, वे फॉरवर्ड क्या है, हम लीगल रिफॉर्म्स लाएँ, जैसे कि यहाँ प्रिजन रिफॉर्म्स वगैरह कुछ ला रहे हैं। ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन, खासकर ऑफिशियल्स की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, कम्युनिटी आउटरीच की, हम LGBTQ कम्युनिटी को आउटरीच करें, उनकी प्रॉब्लम समझें कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, और कि जैसे हम एडवोकेसी, लीगल राइट्स और सोशल सर्विसेज उनकी नीड्स के हिसाब से टेलर करके उनको दें, और फिर हेल्थ केयर एक्सेस उनको मिले पूरा, और पब्लिक अवेयरनेस, आम जनता को हम अवेयर करें। ठीक है, तो ये था हमारा पहला न्यूज़। दूसरा है
ऑन पॉलिटिकल रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। आपको याद होगा कि नारी शक्ति अधिनियम करके कुछ आया था जिसमें 1/3 रिजर्वेशन दी गई थी विमेन को, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग है ये 106 अमेंडमेंट था, ठीक है, जो कि 1/3 रिजर्वेशन दी गई थी। और इसमें कई सारे हमने वो करे थे, ये जो मैंने लिंक पे क्लिक करा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स में जा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने कैसे करी थी, हमने कुछ आर्टिकल्स को अमेंड करा था, ठीक है। क्या आर्टिकल को अमेंड करा, जैसे या इंसर्ट करा था, क्या कि इसको कह रहे हैं हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, जो कि सितंबर 2023 में आया था। हमारे नोट्स में है, आपकी नई किताबें जो 99 नोट्स की आई हैं उसमें भी है, ये सब आप देख सकते हैं वहाँ पे, ये उसी का ही लिंक है। क्या है, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 334A, द प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन वुड कम इनटू इफेक्ट। अब यहाँ पे रिजर्वेशन करी गई है और कहा गया है कि इसके प्रोविजंस कब आएंगे इफेक्ट में, जब जो लेटेस्ट सेंसस होगा, जब ये बिल पास हुआ है, जब ये एक्ट बना है, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे पहला सेंसस फिगर्स आएंगी, उस फिगर्स के आने के बाद नया डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी और उस हिसाब से ये लागू होगा। तो क्या कह रहे हैं, वुड कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगला सेंसस कब आने वाला है, ये वाला सेंसस तो अभी तक नहीं आया है ना। मोस्ट प्रॉब्ली हम किस सेंसस की बात कर रहे हैं, हम 2031 वाले सेंसस की बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही डिलिमिटेशन होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये लागू हो जाएगा। और कब तक लागू होगा, 15 साल तक फ्रॉम सच कमेंसमेंट। जब भी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होती है, मान लो 2031 में सेंसस आया, फिर उसके 4-5 साल बाद डिलिमिटेशन हुआ, मान लो 34-35 के आसपास, 2034-35 के डिलिमिटेशन के 15 साल तक ये रिजर्वेशन रहेगा। जनरली रिजर्वेशन 10-10 साल के लिए, 15 साल के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। SC/ST का रिजर्वेशन वगैरह जैसे है, वो भी इसी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी आगे फिर बढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो ये है रिजर्वेशन, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। जिस भी कहाँ पे हुआ है, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, राज्यसभा में नहीं। तो जहाँ पे भी ये रिजर्वेशन हुआ है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी कि जो SC कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने के लिए हमने 2-3 आर्टिकल और इंसर्ट करें, 330A और 332A। और है क्या कि जो SC और ST कम्युनिटीज़ हैं उसमें भी 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन की होंगी, ठीक है। तो ये है हमारा 106 अमेंडमेंट जो कि पास हुआ था, जहाँ पे कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हमें रिजर्वेशन मिली थी, आई मीन विमेन को रिजर्वेशन मिली थी, ठीक है। चलिए, ये है हमारे पास कुछ कंट्री वाइज डेटा कि दुनिया में कहाँ पर मतलब रिजर्वेशन है। अब जनरली क्या है कि सीधे असेंबलीज में रिजर्वेशन ना होके पार्टीज़ में रिजर्वेशन होती है, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद ही कहती हैं भाई हम 50% जो सीट है विमेन के लिए रिजर्व कर देंगे। और उससे होता क्या है कि जैसे स्वीडन में 46% विमेन इलेक्टेड है, साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ सब पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के विद इन कोटा है। इसके अलावा USA में कोटा नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 30% विमेन आ रही है, ये एक अच्छा प्रोपोर्शन है। पाकिस्तान में 16%, ये इंडिया, अगर साउथ एशिया के हम देखें तो ये है। इंडिया में क्या है माजरा कि लगातार 4% से लेकर हम बढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी 14% हाईएस्ट गया है आज तक। 2019 की लोकसभा में इस बार थोड़ा सा कम है, 13.5% ही है। और ये जो फिगर है आपको ध्यान देना होगा, ये बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों से नीचे है, ठीक है, जबकि दोनों ही जगहों पे ऐसा कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं आया है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि रिजर्वेशन ला रहे हैं ताकि 33% से तो ऊपर हो जाए विमेन, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, हम साफ साफ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि भाई इंडिया में विमेन कम है और पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में ज़्यादा हैं। क्यों ये हम नहीं क्रिटिसिज्म कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे होता क्या है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स ही, उनकी पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ, उन्हीं को ही पॉलिटिक्स में धकेल दिया जाता है। बहुत रेयरली होता है कि ज़मीन से उठ के कोई महिला आए और पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाए। तो ये जनरली जो फिगर है ये आपको रियल इक्वालिटी का सेंस नहीं दे सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं बैठेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हमसे ज़्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, बस इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। उसी डेटा को इन्होंने एनालाइज करा है, ठीक है। आपको बस ये जो कुछ फैक्टर्स हैं दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। After backlash, Karnataka government puts private sector quota bill on hold.
तो कर्नाटक में क्या है कि एक बिल लेकर आए थे कि 75% रिजर्वेशन होगी प्राइवेट सेक्टर में, 75% रिजर्वेशन फॉर इन नॉन मैनेजमेंट जॉब्स एंड 50% रिजर्वेशन इन मैनेजमेंट जॉब फॉर लोकल कैंडिडेट्स। यानी कि नॉन मैनेजमेंट जॉब्स कैसे होगी, जैसे IT वगैरह की जॉब्स हैं ये सब, और इंक्लूडिंग वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो लोअर वाली जॉब्स हैं, उन सब में 75% रिजर्वेशन लोकल लोगों को मिलेगी कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलोर के लिए, सिलिकॉन वैली के लिए एकदम ही डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस हो सकता था ये चीज़। और 50% इन मैनेजमेंट जॉब्स फॉर लोकल कैंडिडेट्स, यानी कि हायर मैनेजमेंट बाहर से आ सकते हैं थोड़े से ज़्यादा, ये जॉब लाया गया था। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश पहले ला चुका है, मराठा रिजर्वेशन की मतलब बात हुई है, ये भी एक किस्म का रीजनल रिजर्वेशन है। और फिर हरियाणा में 75% रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, झारखंड में पास हुआ था। ये जो चीज़ है ये एक तरीके से आपने रीजनलिज्म जो हमने GS1 में पढ़ा है वहाँ उस पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है? देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या? ऑब्वियस सी बात है, ये इंडियन डिसइंटीग्रेशन की रीजनलिज्म एक अच्छी चीज़ अच्छे शेप में नहीं देखा जाता है कभी भी। जब से भारत आज़ाद हुआ है हमने रीजनलिज्म को उतना बेहतर तरीके से नहीं देखा है। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है, यूनिटी के आइडिया ऑफ यूनिटी के अगेंस्ट जाता है ये। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इकोनॉमिक कोई सेंस नहीं बना रहा। अगर स्किल है इंडिया के किसी क्षेत्र में, वहाँ से उठकर अगर किसी क्षेत्र में आ जाते हैं लोग, तो ये जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। बेंगलोर की इंडस्ट्री विदाउट स्किल्ड जॉब्स, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं टिक सकती। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये खुद माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगी। बेंगलोर सिलिकॉन वैली नहीं बचेगी, वहाँ की वाकई में ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर ये रिजर्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि दूसरे रीजन्स को ऑब्वियसली इससे काफ़ी मतलब काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक सेंस तो ये बना ही नहीं रहा। ठीक है, और जो चीज़ इकोनॉमिक सेंस नहीं बनाती वो सोशल सेंस नहीं बनाती, और इसलिए हुआ क्या है कि कर्नाटक ने इस बिल को कर दिया है होल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ क्या है कि द कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024, जो कि इस बिल का नाम था, विद एन एम टू एड्रेस एम्प्लॉयमेंट इशूज़ विद लोकल विद इन प्राइवेट सेक्टर, इसको हटा दिया गया है। However, bill was withdrawn within an hour after massive backlash from the industry. ठीक है, स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड ए बिल मैंडेटिंग 100% रिजर्वेशन फॉर कन्नडिगास इन प्राइवेट फर्म्स फॉर ग्रुप C एंड ग्रुप D। अब यहाँ पे इन्होंने लोकल कैंडिडेट्स की एक परिभाषा करी थी, क्या कि लोकल कैंडिडेट क्या होगा, जो कि या तो डोमिसाइल्ड है स्टेट में फॉर 15 ईयर या फिर कर्नाटक में बॉर्न ही हो। ठीक है, और केपेबल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कन्नड़ इन लेजिबल वे। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि अगर किसी ने ये कर दिया तो फिर एक वो टेस्ट पास करेंगे और नोडल एजेंसी उनको कन्नडिगा डिक्लेयर कर देगी, आप कन्नड़ हो गए। एक बार कन्नड़ हो गए, आप हो गए लोकल कैंडिडेट, और फिर आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी जो कि हो जाती अगर ये पास हो रहा होता। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर इसमें इन्होंने बोला है कि अगर इसको फॉलो नहीं करा गया तो कुछ क्या कहते हैं पेनल्टीज़ वगैरह होंगी। ठीक है, एनीवे अगर ये पास होता है तो हम डिटेल में इसको जानेंगे, बहुत ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ताकि आप फैक्टर्स पॉइंट्स लिख पाएँ अपने GS1 की सोसाइटी वगैरह के आंसर में। आगे चलते हैं, और ये ऑब्वियसली इसका एक लीगल सेंस में भी GS2 पॉलिटी के लिए भी आपको पढ़ना होगा। फिर 84,119 चिल्ड्रन रेस्क्यूड बाय RPF अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इन लास्ट 7 ईयर्स। अब नन्हे फरिश्ते है क्या कि जनरली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को काउंटर करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है RPF, उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, 2018 में, और तब से लेकर अब तक का हमारे पास कुछ डेटा आया है। क्या डेटा आया है? 2018 में हमने सबसे ज़्यादा लोग रेस्क्यू करे थे, फिर 19 में, फिर 20, और ये सारी चीज़ें 2022 में हमने काफ़ी सारे बच्चे रेस्क्यू करे थे। और हम जनरली किस टाइप के बच्चे रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज दे रखी हैं। कौन से? कि कुछ तो रनअवेज अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, मिसिंग जो कि मतलब गुम है,
लेफ्ट बिहाइंड किसी वजह से, मान लीजिए फैमिलीज बिछड़ गई, वो लेफ्ट बिहाइंड हो गए, डेस्टिट्यूट जो ऐसे ही घूमते रहते हैं या फैमिली ने ही डिस्कार्ड कर दिया है, किडनैप्ड जो कि ट्रैफिक्ड हैं, और मेंटली चैलेंज और स्ट्रीट चिल्ड्रन, इन सबको रेस्क्यू करा गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन वो गए जो कि हो सकता है उनकी फैमिली भी स्ट्रीट पे हो। इन सबको रेस्क्यू करके जनरली करते क्या है कि इनको सेफ गार्ड करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन जनरली क्या होता है कि उनके एजुकेशन और फूड का उन सेफ हाउस क्रिएट करे जाते हैं और एजुकेशन और फूड का इंतज़ाम करा जाता है। ये है कुल मिलाकर। ये अच्छी बात है कि रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा ट्रेंड डिक्लाइनिंग है, मतलब हो सकता है कि अब डेस्टिट्यूट बच्चे इतने नहीं बच रहे हों। एनीवे, ये रेगुलर प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो 84,000 बहुत बड़ा नंबर है, हमने इतने लोगों को रेस्क्यू कर दिया है। और ऑब्वियसली हमारी जो रेलवे है वो हर रोज़ 3 करोड़ पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाती है, तो इतनी बड़ी इसमें ये मतलब सबसे बड़ा ज़रिया होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ठीक है। तो बस यही है, इस तरह कोई न्यूज़ ने है नहीं। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, चाइल्ड हेल्प डेस्क ओवर 135 रेलवे स्टेशन है, ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा कोई डेस्टिट्यूट व्यक्ति मिलता है। चलो, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस रिपोर्ट ऑन ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया टू अचीव नेट ज़ीरो टारगेट, ठीक है। तो ई मोबिलिटी रोड मैप हमने लॉन्च करा है जुलाई 16, 2024 में। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रोड मैप है। आप अपने आंसर के कंक्लूजन वगैरह में इसको डाल सकते हैं। हमने इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी स्कीम चलाई है, जैसे फेम स्कीम है, नेशनल ई मोबिलिटी प्लान है हमारा, ठीक है, और ऐसी 3-4 और स्कीम्स हैं बड़ी बड़ी जो कि हम ई व्हीकल्स के लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे, बट यहाँ पे हमें एक रोड मैप मिला है। क्या रोड मैप मिला है कि हमारे प्रोफेसर अजय कुमार सूद, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जनरली वो होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली एडवाइस करते हैं साइंटिफिक मामलों में। तो वो उन्होंने एक रोड मैप बनाया है, और रोड मैप एम्स टू पोजीशन इंडिया एज ग्लोबल लीडर इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विद इन नेक्स्ट 5 years बाय फोकसिंग ऑन 4 की एरियाज़। ये हमने कल भी देखा था, क्या, एनर्जी स्टोरेज सेल्स, EV एग्रीगेटर्स, मटीरियल एंड रिसाइकलिंग एंड चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग। 4 बड़ी चीज़ों में कि हम सेल्स बनाएं, ठीक है, उनके एग्रीगेट्स को देखें कि किस चीज़ को मतलब जैसे वो कंबाइन करते हैं, उनके मटेरियल्स और उनकी रिसाइकलिंग, क्योंकि जैसे इसमें कोबाल्ट, लिथियम, कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि टॉक्सिक हो सकती हैं नेचर में। लेड एसिड बैटरी में लेड होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की रिसाइकलिंग हमें देखनी है, और प्लस इसलिए भी रिसाइकलिंग देखनी है, खाली इन्वायरमेंट को नुकसान होगा इस पर्सपेक्टिव से नहीं, इसलिए भी क्योंकि ये इसको रिसाइकिल करके हम फिर से बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये जो हमारी गाड़ियां हैं इनको जैसे पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल ले लें वैसे ही चार्जिंग पे लगाते हैं, जैसे जनरली पार्किंग स्टेशन में हर समय चार्ज होती रहे गाड़ियाँ, ठीक है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये जो फोकस एरिया है, आइडेंटिफाइड थ्रू एक्सटेंसिव ग्लोबल हॉराइजन स्कैनिंग, द रोड मैप एम्फसाइजेज ऑन रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन ई मोबिलिटी एंड वैल्यू चेन, कि हम एक्सपेंसिव मेटल्स बाहर से खरीदते हैं तो हमारा काफ़ी बाहर पे डिपेंडेंसी है, ऑफ स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक R&D कैपेबिलिटीज़। हम जितने भी ये व्हीकल्स हैं इन सब की R&D इंडिया से बाहर हुई है, और एंड प्रमोटिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हम मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट करें। इन सारी चीज़ों पे इन्होंने फोकस करा है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हमारा क्या है कि द रोड मैप आउटलाइन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू अचीव 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, और नेट ज़ीरो हमें होना है बाय 2070। और ये दोनों टारगेट आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों टारगेट हमने कहाँ लिए हैं, हमने ग्लासगो में 95 टारगेट, 5 टारगेट ऐसे लिए थे, ठीक है। ग्लासगो पैक्ट एक हुआ था 2021 और उसको हमने 2022 में रेटिफाई कर दिया था, और ये दुनिया में नेट ज़ीरो से रिलेटेड पैक्ट है कि हम कब अपना रिडक्शन, कार्बन का जो रिडक्शन है ख़त्म कर देंगे कम्प्लीटली, हम 2070 में करेंगे, ठीक है। और इस एम को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा कि डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ CGEM एंड एग्जीक्यूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI, कल भी हमने पढ़ा था, नॉन फेरस मेटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर NFTDC,
ये रोड मैप इंटीग्रेट करता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज फ्रॉम इंडस्ट्री, एकेडमिया वगैरह वगैरह, ठीक है। बस और ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। बस आप ये याद रखना, 2 बार न्यूज़ में आए, कोई भी चीज़ एक बार न्यूज़ में आ रही है आप इग्नोर कर सकते हो, 2 बार न्यूज़ में आ रही है तो आपको याद रखना है सरकार इसको सीरियसली ले रही है, ठीक है, क्योंकि ये PIB से प्रेस रिलीज़ आई है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हमारे कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं हमारे पास। स्टेट्स कैन नॉट टिंकर विद शेड्यूल कास्ट लिस्ट, हमने कल ही देखा था, आज फिर से देखते हैं क्यों। हमने सिर्फ स्टेट नहीं, सेंटर भी नहीं कर सकता है, ये चीज़ हमने कल देखी थी। आर्टिकल 341 है जो कि इस बारे में बोलता है। आर्टिकल 341 में 2 क्लॉज हैं, पहला क्लॉज है सेंटर से रिलेटेड, दूसरा क्लॉज है स्टेट से रिलेटेड। यहाँ पे हमने लिंक नहीं डाला है, थोड़ी देर में मैं जाकर बोल दूंगा हमारी कंटेंट टीम को, यहाँ पे लिंक डालते हैं, आप इसको देख पाएंगे। क्लॉज 1 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बता सकती है कि कौन सी कास्ट को हम शेड्यूल कास्ट डीम करें। ये काम हो चुका है एक बार जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, अब नहीं हो सकता दोबारा। क्यों? दूसरा क्लॉज ये कहता है कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इनटू दिस लिस्ट ऑफ डीम टू बी शेड्यूल कास्ट, इसमें जो इंसर्शन और एक्सक्लूजन है ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है। तो कहने का मतलब है स्टेट तो कतई नहीं कर सकती। और ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि कुछ कास्ट को बिहार गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट में ऐड करना चाह रही थी। जब ये पावर है ही नहीं बिहार गवर्नमेंट के पास, वो कैसे ऐड कर सकती है, और इसलिए ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। ठीक है, आप ये ध्यान रखें क्या लिखा है कि इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू स्पेसिफाई थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन द कास्ट और रेसेस ट्राइब्स वगैरह वगैरह इन ईच। अब ये क्या है कि ये एक बार करा जा सकता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एम्स टू सेमगार्ड, ये सब ठीक है। हाँ, क्यों आया था? क्योंकि तंती तंतुआ एक शेड्यूल कास्टों को डालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर एनालिसिस आर्टिकल 341 के ऊपर एनालिसिस थोड़ी देर में मैं यहाँ पे डलवा दूंगा, आप यहाँ पे देख लेना, इस लिंक पे आप क्लिक कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑफ ए गाइल्ड पास्ट एंड द फ्यूचर, नालंदास लॉस्ट ग्लोरी एंड न्यू फाउंड एम्बिशंस। तो क्या कि हम क्या कि प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी थी क्या 4th-5th सेंचुरी AD के आसपास, गुप्ता डायनेस्टी जब रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर, नॉर्दर्न इंडिया बेसिकली वो रूल कर रहे थे, तब नालंदा यूनिवर्सिटी खोली गई थी। कई ग्राम के कई ग्रामों का, ये कई गांवों का रेवेन्यू उठाकर नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया गया था कि इन गांवों के रेवेन्यू से वो यूनिवर्सिटी चलती रहे, और जगह ग्रांट कर दी गई थी। किसके अंदर? आप नाम याद रखेंगे, कुमारगुप्त के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ था 427 बाय कुमारगुप्त। ठीक है, ये बोध गया के आसपास हुआ था। और बोध गया ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनको धर्म का ज्ञान हुआ था। ठीक है, तो द एकेडमिक एक्सेलेंस, यहाँ पे कई सारे स्कॉलर आए, आर्यभट्ट, हर्ष, धर्मपाल, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, असंग, वासुबंधु, चंद्रकीर्ति। अब ये जितने भी धर्मकीर्ति, असंग, वासुबंधु, नागार्जुन, ये सब बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है थोड़ी सी देखने वाली, नागार्जुन में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है नाम में। क्यों कन्फ्यूजन होता है? नागार्जुन 2 टाइप के हैं। एक नागार्जुन द एल्केमिस्ट 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी के आसपास रहते हैं, और जनरली इनको गुजरात से एसोसिएट करा जाता है। लेकिन तिब्बत टेक्स्ट इनको एक और नागार्जुन के साथ कंफ्यूज करते हैं। वो नागार्जुन है शून्यवाद के फाउंडर, शून्यता के फाउंडर। शून्यवाद क्या होता है कि ये जो दुनिया है ये शून्य है, इसमें परमानेंस नहीं है। शून्य का मतलब ये नहीं कि है नहीं, इसमें परमानेंस नहीं है, ये टेम्पररी है बहुत। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये थे नागार्जुन। तो 2 नागार्जुन है। अब एसोसिएट करा जाता है कि नागार्जुन भी यहाँ पे आए थे। ठीक है, कई चीज़ें बोली जाती हैं। और ह्यून सेन एक चाइनीज़ स्कॉलर थे, उन्होंने यहाँ पे 5 साल बिताए थे, और यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट थे जो कि इनको ट्रांसलेट करके लेकर गए थे। और इसलिए हमें नालंदा के बारे में इतनी डिटेल में पता लगता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे टेक्स्ट ट्रांसलेट करके ले गए थे, क्योंकि बाद में नालंदा को कई बार डिस्ट्रॉय करा गया। और आई थिंक बख्तियार खिलजी था जिन्होंने लास्ट में इसको डिस्ट्रॉय करा था। ठीक है, हाँ, बख्तियार खिलजी, बिल्कुल। तो हिस्टोरियंस डिबेट ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय बख्तियार खिलजी's रेड अराउंड 1200 AD. Such assertions are based on writings of Minas-e-Siraj, who wrote in तबाकत-ए-नसीरी, कि उसने ये बताया कि ये, अब ये कब हुआ था कि आप याद करेंगे पृथ्वीराज चौहान कब हारे थे?
1192, और उसके बाद एक स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह उसके बाद आ गए थे, और इनके अंडर एक जनरल था बख्तियार खिलजी जो कि रेड करने गया था बंगाल तक, ठीक है, और बाद में बंगाल की सल्तनत इस्टेब्लिश कर दी थी। तो इन्होंने ये नुकसान पहुंचाया था, और उसके बाद हम मानते हैं नालंदा जो यूनिवर्सिटी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। बस मॉडर्न री-डिस्कवरी डिस्पाइट और हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सीज नालंदा रिमेन्स अ सिंबल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। कुल मिलाकर हमें काफ़ी ज़्यादा माउंट्स मिले हैं, माउंट्स जो कि मिट्टी से दबे होते हैं। जब इनको खोदा गया है तो हमें वो एंशिएंट यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। उसके कुछ ही सेक्शन अभी तक हम खोद पाए हैं, लगभग 10% भी हमने यूनिवर्सिटी को अभी एक्सप्लोर नहीं करा है, ठीक है। फिर IPEF ये कह रहे हैं, IPEF क्या है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इंडिया लाइकली टू साइन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमिक पैक्ट्स, ठीक है। ये क्या है कि एग्रीमेंट फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, एंटी करप्शन एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, while India hesitates on joining the trade pillar due to concerns over digital trade and standards, कि हम जैसे डिजिटल मोनोपोली नहीं चाह रहे हैं, और इसके लिए हम कुछ लेजिस्लेशंस ला रहे हैं कि जो डिजिटली सिग्निफिकेंट एंटिटीज़ हैं वो उनके ऊपर कुछ रेगुलेशन लगा दें, जैसे यूरोप लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बस यही बात है। तो एनीवे, प्रोग्रेस इन वर्क, क्लीन एनर्जी, अब इसको क्लीन इकोनॉमी पैक्ट नाम दिया गया पूरी चीज़ को, सीक्स टू डीकार्बनाइज एंड रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट, फेयर इकोनॉमी पैक्ट है इसमें, एंटी करप्शन और टैक्स से रिलेटेड, इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया, OZ मतलब ऑस्ट्रेलिया होता है जब भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म यूजीज बोलते हैं ना क्रिकेट के टर्म्स में। तो अमंग 14 IPEF पार्टनर, एक बार देख लेते हैं कौन से पार्टनर हैं। यहाँ पे 14 कंट्रीज़ हैं, US है, ऑस्ट्रेलिया जब भी होता है तो न्यूजीलैंड होता ही है, ठीक है। फिर ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। क्या कहते हैं, इंडो पैसिफिक पैक्ट है तो ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आएंगी, और मेन कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है। जो वीकर कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार वगैरह वो सब इसमें नहीं है, म्यांमार, लाओस वगैरह, ठीक है। और फिर जापान है और साउथ कोरिया है, ठीक है। बस यहाँ पे ताइवान नहीं है, तो बस ये आप याद रखें। अब जैसे ये हम जैसे RCEP कर रहे थे उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, उसकी जगह यहाँ पर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्री ट्रेड वगैरह के लिए। तो क्या फोकस एरियाज़ हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन मेजर्स, ठीक है। ये सब इसके की फोकस एरिया, की पिलर्स हैं, ठीक है। बस ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल आई नहीं है, कभी अगर डिटेल आती है तो हम और डिटेल में जाएंगे। तो सेंटर प्लान्स 1.9 लाख करोड़, फोर्थ फेज ऑफ रूरल रोड स्कीम। रूरल रोड स्कीम मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, सेंटर की तरफ से आती है। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि क्या हमारा फंडिंग मैकेनिज्म होता है। स्पेशल कैटेगरी ज़्यादातर स्टेट्स के लिए 60-40 है, यानी कि सेंटर 60% देगा उन स्टेट्स को जो कि 40% लगाने को तैयार हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए सेंटर 90% देगा उन स्टेट्स के लिए जो 10% लगाने को तैयार हैं, और स्टेट डिसाइड करेगी कहाँ उन्हें रोड बनानी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। हम कहाँ तक किन हैबिटेशंस को गांव मानते हैं जहाँ तक हमें ग्राम में सड़क पहुँचा देनी है, कहाँ है। प्लेन एरियाज़ में 500% और अबव वाले लोग हैं जो भी सेंसस 2001 के हिसाब से हैं, उन सबको हम इसमें कंसिडर करेंगे। फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और सेलेक्ट ट्राइबल ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट्स में अलग से प्लान है। और फिर मोस्ट इंटेंसिव इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आइडेंटिफाई कराया है। मेनली कहाँ पे, जहाँ पे 100 लोगों की भी पॉपुलेशन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में, मेनली छत्तीसगढ़ में और झारखंड वगैरह में। इन इलाकों में 100 लोगों की हैबिटेशन में भी हम कर देंगे। और ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन ये वाला जो प्लान है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। कौन सा, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में जहाँ पे भी ग्राम सड़क योजना लागू हो रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लागू कर रही है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लागू हुई है ये देख लीजिए। 3 फेज़ में अभी तक लागू हुई है, ठीक है। तीनों फेज़ में 99 पहले 2 फेजेस में 99% हमारा कंप्लीशन हो चुका है, और तीसरे फेज़ में 68%। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE वाले एरियाज़ हैं, RCP मीन्स रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया,
ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ रहा है। ये सब कहाँ आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये वाला जो है वो 74% कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है जो कि आप ध्यान रखेंगे, और ये हमारे करंट अफेयर हो गया। चलिए आज के क्विज देख लेते हैं जल्दी से। डेली करंट अफेयर क्विज। ठीक है, विच ऑफ द कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी? इनमें से कौन सी पार्ट नहीं है? हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया है, इंडिया ऑब्वियसली है, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडिया, ये सब है। म्यांमार हमने देखा था नहीं है, जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं है, नहीं बांग्लादेश, श्रीलंका है। इसका आंसर है ए। आगे चलते हैं कि इस्टेब्लिश किसने इस्टेब्लिश करी थी? अभी हमने देखा था कुमारगुप्त ने इस्टेब्लिश करी थी। चलो आगे चलते हैं। हु रोट मूल मध्य कारिका? ठीक है, मूल मध्यम कारिका। अब देखो मध्यम यहाँ पे जो शब्द आ रहा है ना, वो मध्यम मार्ग से रिलेटेड है। बुद्धिज्म में एक मध्यम मार्ग है, और ये मार्ग एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट स्टोन है ऑफ महायान बुद्धिज्म। और महायान बुद्धिज्म में शून्यवाद, विज्ञानवाद, ऐसे कुछ थ्योरीज आती हैं। जब हम एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो शून्यवाद के फाउंडर हैं नागार्जुन, वो ऑब्वियसली ये वैसे ऑब्वियस सी बात है, चलो ठीक है। लेकिन बात ये है कि वासुबंधु असंग वगैरह भी हैं, क्या कहते हैं, जो कि मध्यम मार्ग के लेटर फॉलोअर्स हैं, बट इनको इस्टेब्लिश करने वाले हैं नागार्जुन। आगे चलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज़ द पावर टू स्पेसिफाई कास्ट, रेस, ट्राइब्स डीम्ड एज शेड्यूल कास्ट? हमने ये देखा था कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, लेकिन ये खाली पावर टू स्पेसिफाई है, इन्हें पावर टू न्यू इंसर्शन और एक्सक्लूजन नहीं है। वो किसके पास है पावर? 341 ही कहता है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफाई करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। अब आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है भी है हमारा, ये कर क्या रहा है? ये हमें पता है कि 1/3 रिजर्वेशन दे रहा है। कहाँ दे रहा है रिजर्वेशन? इम्प्लीमेंटिंग एनहांस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? ऑब्वियसली नॉट। 1/3 रिजर्वेशन दे रहा है, लेकिन राज्यसभा में दे रहा है? नहीं भाई। और मैंडेटिंग 1/3 रिजर्वेशन सिर्फ इलेक्टेड सीटों में दे रहा है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स और डेली क्विज। हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।